जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट है, इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से जाके प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। 40वां सेट है ये, और इससे पहले मैंने 39 सेट अपलोड किए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है वो आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का जो आप एग्जाम देंगे वो सब में लाभदायक होंगे, ऐसी कामना के साथ शुरू करता हूँ आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है? खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो बेकिंग सोडा है इसे हम क्या बोलते हैं? तो पहले तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है और इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे कहा जाता है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर हुआ दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड NaCl। जो नमक होती है ना, सिंपल नमक, सिंपल साल्ट, वो होता है आपका NaCl। ये भी आप याद रखना। और इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट किसे कहा जाता है? तो टेबल साल्ट NaCl को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG बोलते हैं इसको हम, MSG। अच्छा, आपने कभी चाउमीन खाई होगी तो उसमें जो अजीनोमोटो नमक डाला जाता है उसे कहा जाता है मोनोसोडियम अजीनोमोटो नमक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों ये जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है कृत्रिम स्वाद उपलब्ध कराना। और ये कृत्रिम स्वाद उपलब्ध कराने के साथ साथ जो हमारी नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं इनको क्या कर देता है? इनको निष्क्रिय कर देता है, जिसके हमें अच्छी बुरी या जो भी दुर्गंध आती है उसका पता नहीं चलता और हम सड़े से सड़ा खाना भी खा सकते हैं। तो ये कृत्रिम स्वाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये आप याद रखना, MSG बोलते हैं इसको। और नीचे लिखा गया है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों सोडियम बेंजोएट ये जो तो होता है वो अचार मुरब्बों को खराब होने से बचाता है हमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये हमें बताना है। तो अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, वो है सटरवट्स। ऑप्शन सी, सटरवट्स। दोस्तों ये जो सटरवट्स श्रृंखला है ये अमेरिका में कैलिफोर्निया में आती है। कैलिफोर्निया में आती है सटरवट्स। ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप याद रखना दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है सटरवट। कैलिफोर्निया अमेरिका में आती है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है यूराल पर्वत। दोस्तों यूराल पर्वत ये रूस में मिलेंगे आपको, रूस। और यूराल पर्वत जो होते हैं इनकी सबसे खास बात क्या है? दोस्तों यूराल पर्वत ऐसे पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो ये आप याद रखना, कौन सी पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है? दोस्तों एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत। यूरोप से अलग, ये आप याद रखना, रूस में मिलेंगे। और जो यूराल पर्वत है ये कैसे पर्वत है? दोस्तों ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। याद रखना ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पुरानी बलित संरचना वाले पर्वत है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखा गया आपका आल्पस पर्वत। दोस्तों आल्पस जो है ये यूरोप में यूरोप की श्रेणी है। जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनमें आपको आल्पस पर्वत का विस्तार मिलेगा। और आल्पस पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? माउंट ब्लांक। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। ये भी आप याद रखना, ये पूछ ले सकता है आपके एग्जाम में। और आल्पस पर्वत में कौन सी मतलब हवा चलती है? दोस्तों आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं फोहन। फोहन स्थलीय हवा है ये। तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, सियरा नेवादा ये आपका अमेरिका में ही है, ये भी आप याद रखना। तो सबसे छोटी पर्वतमाला कौन सी है? सटरवट्स। दोस्तों आप एक बिंदु याद रखना, ओरोलॉजी क्या होता है? तो पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए कि ओरोलॉजी क्या है? पर्वतों का अध्ययन। और हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को पर्वत दिवस होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं बिंदेश्वर पाठक। ऑप्शन डी, बिंदेश्वर पाठक, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन में मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर किससे जुड़ी है? दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो अग्रणी नेता थी वो थी आपकी मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन,
ये भी आप याद रखना। कब स्टार्ट हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में ये मतलब स्टार्ट हुआ था, ये भी आप याद रखें। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए थे? दोस्तों मैं बात करूं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। तो ये अभी आप याद रखना, हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। तो यहाँ पे एक ही नदी दिखी गई है, वो है आपकी सिंधु नदी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे थे। वैसे हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, इसमें ऑप्शन में रावी नहीं है, तो आप सिंधु को मार्क कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों मैं बात करूँ जो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, ये आप याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग गर्ल भी प्राप्त हुई थी, एक डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई जो कांसे से बनी थी। तो कांसे की बनी डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ये भी आप याद रखना, डांसिंग गर्ल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नदी लिखी गई है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी लिखी गई है, ये चेमा युगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये 2008 में राष्ट्रीय नदी बनी थी, ये भी आप याद रखना। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है भारत में। गंगा जो है देवप्रयाग में बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम पे गंगा बनती है। यहाँ पे लिखा गया है सिंधु। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसकी मध्यस्थता से हुआ था ये? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हेबिस, हेबिस त्योहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हेबिस जो है अब तो ये राज्य नहीं है जहाँ पे ये मनाया जाता है, तो हेबिस लद्दाख का मतलब त्योहार है। तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपके एग्जाम में आए तो लद्दाख का ये त्योहार है, ये आप याद रखना। तो दोस्तों हेमिस उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का। अच्छा क्यों मनाया जाता है हेमिस उत्सव? दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की घटना, बुद्ध का जो पुनर्जन्म है वो हुआ था हेमिस के दिन। बुद्ध का पुनर्जन्म, बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ था हेमिस उत्सव के दिन। और हेमिस उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती होती है। गुरु पद्म संभव की जयंती मनाई जाती है लद्दाख में, और इसे हेमिस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों जब हेमिस उत्सव होता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट डांस आपको याद रखना है, और वो होता है छम्म डांस। छम्म डांस, और इसमें मुखौटे लगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, इसे मुखौटा डांस भी कहा जाता है। तो ये लद्दाख का है। हेमिस नेशनल पार्क भी है जो लद्दाख में स्थित है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के त्यौहार जैसे आपसे पूछे पोंगल, पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। थाईपुसम ये भी बहुत आता है एग्जाम में। थाईपुसम के अतिरिक्त जल्लीकट्टू एक खेल होता है यहाँ का, तो जल्लीकट्टू भी होता है। आदि परक्कू, आदिपुरम ये भी तमिलनाडु के त्यौहार है। पंजाब के बैसाखी है, लोहड़ी है, वो पंजाब में होते हैं। होला मोहल्ला है, ये जो गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था होला मोहल्ला। जम्मू कश्मीर में जैसे आपसे पूछेगा मेला खीर भवानी लगता है जम्मू कश्मीर में, ये भी आप याद रखें। कर्नाटक, कर्नाटक का त्यौहार है आपका नागा हब्बा। नागा हब्बा कहाँ का त्यौहार है? तो कर्नाटक का त्यौहार है नागा हब्बा। बाकी कर्नाटक में कम्बाला रेस होती है, जो भैंसा दौड़ होती है कम्बाला, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। तो हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। हेमिस लद्दाख का त्यौहार है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है? दोस्तों दाब के मापन की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, देखो न्यूटन बल की होती है, जूल कार्य की होती है, और एम्पियर धारा की होती है। एम्पियर किसकी है? धारा की। लेकिन दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है, ये आप याद रखिएगा, पास्कल होता है। दोस्तों दाब कैसी राशि है? तो दाब मैं आपको बताऊं तो दाब का मतलब है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाला बल क्या होता है? दाब होता है। और दाब को लिखते हैं P बराबर F अपॉन ए। ए जो है ये एरिया है जिस पर मतलब ये बल लग रहा है, और ये जो F है वो लंबवत बल है। तो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगाया गया बल दाब कहलाता है। और दाब कैसी राशि है? दोस्तों दाब हमेशा लंबवत कार्य करता है, और इसीलिए इसकी जो मतलब वो है आपकी अदिश राशि है। दाब अदिश राशि होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, दाब का एक मात्रक और होता है, बार भी होता है, और एक होता है टॉर।
टोर भी दाब का मात्रक है और पास्कल भी किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी। अच्छा, दाब का एक मात्रक और निकाल सकते हैं आप, जैसे P बराबर एफ अपॉन ए, एफ का मान न्यूटन होता है और एरिया मतलब वर्ग स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक भी हो सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है और ये किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने। सही जवाब होगा आपका कुमारगुप्त ने इसको स्थापित किया था। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए इतिहास से है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा तोड़ा गया था और वहाँ पे जो पांडुलिपियाँ थी, वहाँ के जो ग्रंथ थे, उनको जला के वो चला गया था। मुस्लिम आक्रांता था, कौन आया था, कौन सा मतलब खिलजी है वो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ये मुझे क्वेश्चन बताना है। दोस्तों, बात करूं मैं बिंदुसार की, सम्राट अशोक के पिताश्री कौन है? तो बिंदुसार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दिया, वो थे आपके सुरजीत भल्ला। ऑप्शन डी, सुरजीत भल्ला इसका सही जवाब है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, अब ये एग्जाम में नहीं आएगा। सुरजीत भल्ला थे उस टाइम पे ये। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है रघुराम राजन, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और इनकी एक किताब है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर किसके द्वारा लिखी गई है? तो रघुराम राजन की किताब है द थर्ड पिलर। और इनकी एक किताब आप और याद रखना, और वो है आई डू व्हाट आई डू। आई डू व्हाट आई डू, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो था ये कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी सॉरी ए, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया और ये लागू हुआ था 2010 में। दोस्तों, मैं बात करूं आपको कि जो शिक्षा जो है ये कौन सी सूची का विषय है? दोस्तों, शिक्षा जब संविधान लागू हुआ तो ये राज्य सूची का विषय था, ये भी आप याद रखना। फिर क्या हुआ, हमारी संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया संविधान में, 1976 में हुआ था ये, और इसके द्वारा शिक्षा को कौन सी सूची में रख दिया? समवर्ती सूची में रख दिया था शिक्षा को, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा जो है ये शिक्षा दिवस कब होता है भारत में? भारत में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, शिक्षा जो है विश्व शिक्षा दिवस कब होता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 24 जनवरी को, ये जनवरी माह में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। दोस्तों, एक चीज़ आप और याद रखना, भारत में तीसरी शिक्षा नीति आई है और इसका फॉर्मूला क्या है? भारत में तीसरी शिक्षा नीति आई है 5+3+3+4, ये फार्मूला है इसी का, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो उनका मौलिक अधिकार है, ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था, लागू हुआ था 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, माउस ट्रैप नाटक जो लिखा गया ये किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी के द्वारा माउस ट्रैप नाटक लिखा गया है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर लिखा गया, ये ब्रिटेन के थे और बहुत ज़्यादा उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। अच्छा, अगर भारत का पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, महाकवि कालिदास को भारत के शेक्सपियर की उपाधि दी गई है ये, और ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके दरबार में थे, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया है? दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? मतलब कहने का है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है? दोस्तों, मैं बताऊं आपको, तो भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा कि भारत में परसेंटेज वन क्षेत्रफल किस राज्य में ज़्यादा है, तो दोस्तों एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर पूछे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ वनों की, तो
वन किस सूची का विषय है? तो वन समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन ये भी पहले कभी राज्य सूची का विषय था, बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, तो वन समवर्ती सूची में आता है। और दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र आपका देहरादून में, ये आप याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आता भी है, और ये देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, भारत में अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखें, 1966, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वन है, एक वन होते हैं आपके, इन्हें धरती का फेफड़ा कहा जाता है, कौन से वन है ऐसे? धरती का फेफड़ा किन वनों को कहा गया है? लंग्स ऑफ द अर्थ। दोस्तों ब्राजील में वन मिलेंगे आपको अमेजन वर्षा वन, और अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे लिखा गया आपका अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ये भी आप याद रखें। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, और द लैंड ऑफ आउट गॉड, भगवान का अपना देश केरल को कहा जाता है। मध्य प्रदेश, यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, और पन्ना में जो खाने मिलेंगी वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खाने। छत्तीसगढ़, यहाँ का एक डांस याद रखेगा, पंडवानी डांस, पंडवानी डांस, ये भी आप याद रखें। और छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जवाब होगा छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे एक नदी भी बहती है, इंद्रावती नदी, इसी नदी पर इंद्रावती झरना भी है, ये भी आप याद रखें। तो भारतीय वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? वो है आपका मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित होती हैं? दोस्तों तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ ये केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होती है। ऑप्शन डी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बजट कौन सी नीति का हिस्सा है, तो बजट भी राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है, ये भी आप याद रखें। राजकोषीय नीति क्या होती है? सरकार अपने आय और व्यय का जो विवरण पेश करती है, वही राजकोषीय नीति है, ये आप याद रखना। मौद्रिक नीति ये आरबीआई बनाता है, हर 2 महीने के लिए आती है, और एक साल में 6 मौद्रिक नीति आती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झूमुर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों मैं बात करूं झूमुर, तो जो झूमुर नृत्य है वो चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये चाय के बागान कहाँ प्रसिद्ध है इनमें से? तो असम राज्य में झूमुर नृत्य किया जाता है, ये भी आप याद रखना। कहाँ का है? असम का है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, असम। दोस्तों असम का एक डांस और याद रखना, वो है बुगुरुम्बा। बुगुरुम्बा डांस ये कहाँ किया जाता है? तो असम में बुगुरुम्बा डांस किया जाता है। बाकी तबल चोंगली भी असम का डांस है। खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू, सतरिया, ये सारे असम के डांस हैं, याद रखना इसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया ओडिशा। दोस्तों ओडिशा का डांस है गोटीपुआ, सबसे प्रसिद्ध डांस ओडिशा का गोटीपुआ है, ये आप याद रखना। मध्य प्रदेश में मांझ किया जाता है, जराबा किया जाता है, सॉरी जराबा नहीं जवारा, मांझ है, जवारा है, मटकी डांस ये मध्य प्रदेश का डांस है, ये सारे आप डांस याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? दोस्तों सांची का स्तूप है, और ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो इसको किस वर्ष में उसमें शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? दोस्तों मैं बताऊं तो यूनेस्को ने वर्ष 1989 में 1989 में यूनेस्को ने अपनी सूची में सांची स्तूप को शामिल किया था, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये भी आप याद रखेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1989 में ये हुआ था। दोस्तों 2014 में आप याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखें। अच्छा 1967 लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन में। दोस्तों आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, ये भी आप याद रखें। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, ये भी आप याद रखिएगा। सांची यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ था? 1989 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसल की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों कौन सा विज्ञान है जो इस बात को कहता है? इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान, और सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी। क्या होगा इसका सही आंसर? एग्रोनॉमी, मतलब कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो ये जो विज्ञान है ये संबंधित है मृदा प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये सब कारक इसमें शामिल किए जाते हैं कृषि विज्ञान में। अच्छा दोस्तों कृषि किस सूची का विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है,
ये आप याद रखना। कृषि कौन सी सूची का विषय, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा गया एनाटोमी। एनाटोमी होता है मानव शरीर की जो संरचना है उसका अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन होता है। और साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, साइटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 16। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? दोस्तों मानव में गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं, पेयर मतलब, वो होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर होते हैं गुणसूत्रों के। दोस्तों हम इसको लिखते कैसे हैं? गुणसूत्रों को लिखने का तरीका होता है 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई। इस बे के लिखते हैं गुणसूत्रों को। ये 22 जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, मतलब बे गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष दोनों में समान होंगे उनको बोलेंगे ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। याद रखना इसके बारे में, ऑटोसोम होते हैं ये। और ये जो आपका लास्ट पेयर है आपका ऑटोसोम हो गया, ये आपका लास्ट पेयर एक्स वाई और एक्स एक्स वाला। दोस्तों ये होता है आपका लिंग गुणसूत्र, इसे कहा जाता है एलोसोम। लिंग गुणसूत्र ये संतान में लिंग का निर्धारण करते हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, कितने जोड़ी हो गए? तो 22 जोड़ी तो ये हो गए और एक जोड़ी ये, 23 जोड़ी। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। 22 जोड़ी जो होते हैं वो समान होंगे स्त्री और पुरुष, और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है, इसको एलोसोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप एक डायग्राम देखें। यहाँ पे देखो सेल का एक न्यूक्लियस होता है, ये नीचे। तो सेल जो कोशिका होता है, कोशिका के केंद्रक में मिलेगा आपको न्यूक्लियस, मतलब बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो एक्स की संरचना बन रही है आपकी इस तरह की, ये होते हैं आपके क्रोमोसोम। दोस्तों जैसे आप क्रोमोसोम को ज़्यादा मथोगे, उसको ज़्यादा खींचोगे, तो वो इस तरह की संरचना बनेगी उसमें। और ये होता है आपका डीएनए। डीएनए को और ज़्यादा आप देखोगे तो डीएनए में मिलेगा आपको क्या? जीन। तो जीन जो है वो डीएनए की इकाई है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो ग्रुप सी के एग्जाम में आया था उसमें सही आंसर जीन ही है। जीन जो होता है वो डीएनए की इकाई है। तो जीन देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मिलेगा क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र को और थोड़ा खींचोगे तो ये मिलेगा डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या मिलेंगे आपको? ये जीन मिलेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये आनुवांशिक कारक के रूप में कार्य करते हैं। सेल डिवीजन के समय जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के भाग जब सघन हो जाते हैं तो वो गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और सेल का आनुवांशिक पदार्थ है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अतिरिक्त डीएनए भी होता है और जीन भी, जो आनुवांशिक पदार्थ है ये होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो क्रोमोसोम है इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों क्रोमोसोम की खोज की गई थी किसने की थी? बोल्डेयर ने। बोल्डेयर के द्वारा क्रोमोसोम की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? वो होते हैं आपके 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का काम क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र जो होता है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और गुणसूत्रों में कौन सा प्रोटीन होता है? गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये आप याद रखना। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू किया गया ये हुआ था 1856 में। जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। 1856 किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था ये, लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 18। क्या कहा गया? पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। मतलब है कि पृथ्वी के नीचे की जो खनिज चीज़ें हैं उनको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों उसको कहा जाता है उत्खनन या खनन। तो इसका सही होगा क्योरिंग। उत्खनन पृथ्वी के अंदर से खनिजों को निकालना कहलाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उत्खनन। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल। ये भी आप याद रखना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और दुनिया में पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो शहर में। ब्राज़ील के रियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ग्रेविटी है इसका मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर ग्रेविटी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है आपका 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये भी आप याद रखना। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है ये कितनी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप, पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जीव जंतुओं की संरचना और पारिस्थितिक विज्ञान का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको आप बोलेंगे जूलॉजी। याद रखना, जूलॉजी। जीव जंतुओं की बात हो रही है तो इसका सही होगा जूलॉजी। अच्छा, अगर कहता कि वनस्पति तो बोटनी हो जाता।
वनस्पति वाला बॉटनी हो जाता। दोस्तों क्या आपको पता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आप याद रखना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? कलकत्ता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, ये आप याद रखना। और कलकत्ता में ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया छिपकली। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। सोरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजार्ड। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है, तो ये आप याद रखिएगा। जीव जंतु की संरचना के या पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं बात करूं महिला उद्यमिता दिवस के बारे में, तो हर साल 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए 19 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में, ये आप याद रखें। और महिला आयोग की पहली चेयरपर्सन कौन थी? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है। और इसके अध्यक्ष अभी के लिए कौन है? रेखा शर्मा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये आभास रहे कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो लाइक, और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।